हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड स्पाइन ट्यूटोरियल। सो आवर टुडेस टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन। इससे पहले हमने डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब एब्जॉर्प्शन में जो पूरी डिटेल्स होगी उनको हम इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है कि एब्जॉर्प्शन कैन बी डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड। यानी कि जो भी फूड डाइजेस्ट किया गया है, ठीक है, तो हम उसका पैसेज देख रहे हैं। पैसेज किसका देख रहे हैं? रास्ता देख रहे हैं ऑफ फूड डाइजेस्टेड। जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका हम रास्ता देख रहे हैं इन दी। और कहाँ होगा ये फूड डाइजेस्ट का जो पैसेज होगा? इन दी लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो किस तरह से एब्जॉर्ब होगा या उसका रास्ता बनता हुआ चलेगा और फिर वहां से वो जाएगा इनटू द ब्लड में जाएगा। इसी चीज को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो नॉर्मली एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो भी खाना हमने खाया है उसमें उसको जब हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया है, उस सिंपलर फॉर्म को हम कैसे भी ब्लड तक लेकर जाएंगे। फिर ब्लड उसको जिन भी पार्ट्स को जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, फिर उसके बाद फैट्स हो गए, ये सारी चीजों को जब डाइजेस्ट कर लिया जाएगा तो उन कि जिन जगहों पर प्लेसेस पर या जिन ऑर्गन्स में ज़रूरत होगी वहां तक पहुंचाने की जो चीज़ होती है वो ब्लड करता है। तो ब्लड पे ये डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाने का काम ही कहलाता है एब्जॉर्प्शन। सो कोई भी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो माउथ के अंदर नहीं होता। सारा एब्जॉर्प्शन जो होता है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहां पर विलाई पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसके अंदर से जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर वो ब्लड तक पहुंच जाता है। तो कोई भी एब्जॉर्प्शन की बात पूछता है कि वो कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है थ्रू दी विलाई। विलाई की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, नॉट इन दी माउथ। मुंह के अंदर नहीं होता। उसी तरह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टमक के अंदर भी नहीं होता है। अगर एक तरह से हम देखें तो माउथ में भी नहीं होता और ना ही स्टमक में होता। अगर कुछ लोग आपको कहते हैं कि स्टमक में होता है एब्जॉर्प्शन, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल जो होती है उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो सकता है, और वो भी बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है। वो भी उसके बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं अल्कोहल के, सिर्फ वो वहां पर एब्जॉर्ब हो पाते पूरी तरह, तो भी नहीं हो पाते। तो माउथ के अंदर और स्टमक के अंदर बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। सिर्फ स्टमक में यहाँ एक्सेप्शन हमने देखा, वो था एल्कोहल का। अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, वो भी बहुत माइनर अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में हम कह सकते हैं। ये थोड़ी बहुत बातें थी। और अल्कोहल के अंदर भी कुछ जो मॉलिक्यूल स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो भूलना ही नहीं है हमें यहाँ पर। सिंपल मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के, दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक। और वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज थोड़ा बहुत स्टमक में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो उसमें भी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी अगर कहीं एब्जॉर्ब होंगे तो फिर वो कहाँ होंगे? इंटेस्टाइन में ही होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए थी। यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं आपको एलएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर बता रही हूँ। ये वाला जो डायग्राम है ये एलएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जब हम लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं तो कुछ इस तरह दिखाई देता है। यही विलाय है जिसको मैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर कह रही हूँ। तो ये विलाय जो है यही एब्जॉर्प्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं डाइजेस्टेड फूड का, या सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो भी फूड के हैं उनको यही डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ब्लड तक पहुंचा देते हैं। और इनके अंदर ही विलाय के अंदर अगर आप देखोगे छोटे छोटे विलाय हैं, लेकिन ये विलाय जिन मेन ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर्स पे जुड़े हुए हैं उनको क्या कहते हैं? उनको वेल्व्यूलाय कॉनिवेंटिस कहते हैं। तो ये उसकी स्पेलिंग आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का एलएस देख लिया, जिसमें हमने वेल्व्यूलाय कॉन्वेंटिस को देख लिया जो कि विलाय से कवर्ड है। छोटे छोटे वाले जो है वो विलाय है और अंदर का जो मेन पोर्शन है वो वेल्व्यूलाय है। अब एक डायग्राम और यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर शो करने के लिए कि ये जो विलस होते हैं, सिंपली अगर मैं इनमें से एक छोटे से टुकड़े को देखूंगी, विलाय को लूंगी, यानी कि एक विलाय को, बहुत सारे होंगे तो विलाय बोलेंगे, और एक होगा विलाय तो उसको विलस कहा जाता है। तो एक विलस का अगर हम डायग्राम देखेंगे तो वो अंदर से कैसा दिखता है उसका डायग्राम हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से विलाय नजर आते हैं। तो आप विलाय का स्ट्रक्चर यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
एक विलाई की बात कर रहे हैं हम, तो उसको विलस कहते हैं। तो यहाँ पर म्यूकोसल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन को शो किया गया है। उसके बाद विलाई के बीच में यहाँ पर ये जो पूरी लेयरिंग्स दिखाई गई है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, क्योंकि ब्लड के अंदर विलाई पहुंचाएगा डाइजेस्टेड फूड को, तो विलाई के अंदर फिर नेटवर्क भी होगा कैपिलरीज का, तभी वो चीजें ब्लड तक पहुंच पाएंगी। और उसके बाद बीच में अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ से कनेक्टेड दिखाई दे रही है, पूरी कंटिन्यूएशन में ही दिख रही है वो यहाँ तक जाते हुए, उसको कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट। तो ये कहीं ना कहीं डायग्राम रहता है विलाई का। तो जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो भी पूरा गट रहेगा उसमें थोड़े बहुत जो भी मॉडिफिकेशंस रहेंगे उसी की मदद से जो प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की उसमें फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो अभी आपने जो फिगर देखा वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्टिव सरफेस ही दिखा रहा था इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, जिसमें जो बहुत सारे फोल्ड्स थे वो थे वोल्व्यूलाई कॉनिवेंटिस, और फिर वल्व्यूलाई कॉनिवेंटिस तो खुद से सरफेस एरिया बढ़ा ही रहते, वो फोल्ड्स थे इंटेस्टाइन में, लेकिन उसके अंदर भी और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, उसमें और ज्यादा 3 फोल्ड्स लाने के लिए उसके अंदर विलाई भी आ जाते हैं। तो जो कंप्लीट लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। और विलाई से और भी ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी कि 10 फोल्ड्स बढ़ जाता है। यानी कि नॉर्मली अगर हम समझे स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर कोई सरफेस एरिया बढ़ा रहा है तो वो पहले है वल्व्यूलाई कॉनिवेंटिस, जो कि 3 फोल्ड्स यानी कि 3 गुना सरफेस एरिया बढ़ा देता है इंटेस्टाइन का। लेकिन इस वल्व्यूलाई कॉनिवेंटिस पे जो विलाई आते हैं वो और भी ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, वो भी कितना 10 फोल्ड्स बढ़ा देते हैं, यानी 10 गुना बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो भी एब्जॉर्बेबल पार्टिकल होंगे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाएंगे। और एक विलाई को हम क्या कहते हैं, विलस कहते हैं। तो एक विलस का भी स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि वो थिन वॉल्ड प्रोजेक्शन होता है, जिसमें एक सेंट्रल स्पेस होती है, जिसके अंदर एक वेसल पाई जाती है, उस वेसल को लेक्टियल भी कहते हैं। और वो जो लेक्टियल रहता है उसके अंदर कलरलेस फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो जिसको मैं वहां पर लिम्फेटिक डक्ट कह रही थी, कहीं ना कहीं वही लेक्टियल होती है, और उसके अंदर क्या भरा होता है, कलरलेस फ्लूइड भरा होता है। और उस लेक्टियल के आसपास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, जिसके अंदर ब्लड रहता है ऑफकोर्स, और ब्लड सरफेस दोनों के बीच में कांटेक्ट बन जाता है, ब्लड जो है वो सरफेस तक आ जाता है और वहीं से एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। तो जो टर्मिनोलॉजीज हमें याद रखनी है वो सिर्फ कौन कौन सी है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 फोल्ड्स सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कौन करता है, तो 3 फोल्ड्स बढ़ाता है वल्व्यूली कॉनिवेंटिस। पहला तो ये याद रखना है। दूसरा, इसी वल्व्यूलाई कॉनिवेंटिस के अंदर और चीज होती है जो 10 फोल्ड सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, और उनको कहते हैं विलाई। फिर इस विलाई में एक विलस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक विलस की, तो एक विलस जो रहता है उसके अंदर हमें क्या याद रखना है कि ये थिन वॉल्ड प्रोजेक्शंस होते हैं, थिन वॉल्ड प्रोजेक्शंस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप उसको याद रख सकते हो। और कलरलेस फ्लूइड ही लिम्फ कहलाता है, लिम्फ, ठीक है। तो लेक्टियल जो रहता है उसमें कलरलेस फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, ये भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं वैसे तो। और इस लेक्टियल के आसपास क्या एक और चीज है, हमने बात की थी कि ब्लड कैपिलरीज होती है वो पाई जाती है, यानी उसमें ब्लड होता है, जिससे कि सरफेस एरिया और ब्लड का कॉन्टेक्ट वहां पर बन जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो अभी तक हमें फुली अंडरस्टूड नहीं है कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है वैसे, लेकिन अगर हम बात करें जो वाटरी काइम रहता है वो पूरी तरह से जो भी बना हुआ है अभी तक, काइम वाला जो चीज बन जाती है इंटेस्टाइन में आते आते, वो पूरी तरह से विलाई के अंदर बात करता है, यानी कि हर जगह से विलाई के कांटेक्ट में आ जाता है वो जो फूड रहता है वाटरी काइम जिसको हम कहते हैं। तो वहां पर एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो रहता है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करता रहता है बिटवीन दी ब्लड एंड दी इंटेस्टाइनल कॉन्टेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आप दोनों कुछ भी कह सकते हो। तो ब्लड के और इंटेस्टाइन के अंदर के जो कंटेंट्स है, एक होता है ब्लड का पूरा अंदर का कंटेंट और दूसरा होता है इंटेस्टाइन का कंटेंट। तो ब्लड और इंटेस्टाइन का कंटेंट जो रहता है उस पर एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में रखना होता है कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स उनमें है वो प्रॉपर वे में या प्रॉपर लेवल पे ही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है। तो ब्लड और इंटेस्टाइन के जो कंटेंट्स है उसको एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में कॉन्स्टेंटली रहना पड़ता है और रहना जरूरी है। तो जो ब्लड है वो क्योंकि रैपिडली कैपिलरीज में मूव करता है, उसमें फ्लो होता रहता है, साथ में वो अपने अंदर के जो कुछ एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स उसने एब्जॉर्ब किए होते हैं उसको भी सर्कुलेट करता है, कहीं ना कहीं पहुंचाता भी है, तो उसको भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मूवमेंट्स होता है इन म्यूकोसल मेम्ब्रेन से निकलकर डायरेक्टली ब्लड में जाने की कोशिश करता है, जिससे कि वहां पर एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बना रहे।
फर्दर कुछ जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इन सबका साइज जो रहता है वो सेम रहता है और इनका केमिकल कंपोजिशन भी लगभग सेम होता है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट रेट्स पे एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि कोई जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई देर से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ पर होता है कि कौन सी चीज को पहले एब्जॉर्ब करवाना है और कौन सी चीज को बाद में एब्जॉर्ब करवाना है। तो एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो टेम्पररी फॉस्फोराइलेशन होता है शुगर्स का वो किया जाता है, जिस वजह से डायरेक्टली सेल उनको अपने पास खींच लेता है एक साइड से और फिर उनको जैसे हैं वैसे ही अनचेंज्ड करे, बिना किसी तरह का चेंज उनमें लाए दूसरे सेल तक पहुंचा देता है। तो एक तो इस तरह से उनका एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है और दूसरा मैकेनिज्म होता है सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली ग्रेडियंट्स बन जाते हैं, ग्रेडियंट्स के बेसिस पर वहां पर डिफ्यूजन होता है और मेनली डिफ्यूजन में वाटर ही एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आपको ये दो प्रोसेस यहाँ पर याद रखनी थी जो मैंने बताई। तो हम लोग ने जो जो मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर बोले हम उनको यहाँ पर नोट करते जाएंगे। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक हमें इसका पहले तो पता नहीं है। दूसरी बात हमने क्या की कि जो वाटरी काइम होता है, बाथ्स दी विलाई, वो पूरी तरह से विलाई के अंदर प्रेजेंट रहता है, दोनों पूरी तरह से कांटेक्ट में रहते हैं। फिर दूसरी बात हमने की एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के बारे में कि एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो रहता है उसको मेंटेन करना, कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है बिटवीन किसके बीच में, ब्लड एंड इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवाना होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ब्लड पूरी तरह से सर्कुलेट करता रहता है, इधर से उधर जा रहा होता है, हर चीज को इधर उधर पहुंचा रहा होता है, तो उसको मेंटेन करवाना बहुत जरूरी होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मूवमेंट होता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन में, उसको कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है, यानी उसका मूवमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो जाते हैं, एक हो जाएगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। इनके बारे में मैंने क्या कहा, इन सभी का सेम साइज होता है और इनके केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं वो भी लगभग सेम होते हैं, लेकिन ये फिर भी एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट रेट, फिर भी ये डिफरेंट रेट के बेसिस पर ही एब्जॉर्ब होती है। कोई जल्दी एब्जॉर्ब होगा, कोई देर से एब्जॉर्ब होगा, ये चीज इनमें देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई सिलेक्शन की प्रोसेस इंटेस्टाइन में चलती है, जो कि ये जान लेती है कि किसको पहले एब्जॉर्ब करवाना है, किसको बाद में एब्जॉर्ब करवाना है। और पहला जो मेथड होता है इनमें वो रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि एक टेम्पररी फॉस्फोराइलेशन करना होता है, यहाँ पर टेम्पररी फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर्स, ये किया जाता है। और जैसे ही टेम्पररी फॉस्फोराइलेशन शुगर्स का किया जाता है तो जो सेल्स होते हैं वो उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और बिना कोई चेंज करे वो एक सेल जिसने इसको खींचा था वो दूसरे सेल के पास उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है या पहुंचा देता है। तो एक सेल से दूसरे सेल में चले जाता है और वो भी कैसे, अनचेंज, बिना चेंज किए गए। इस तरीके से ये हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म, जिसमें टेम्पररी फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर्स देखने को मिलता है। दूसरा एक और मेथड जो होता है वो रहता है डिफ्यूजन का। अब डिफ्यूजन में जो चीजें होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर होती है, आप पहले से जानते हैं, और इसमें मेनली जिसका एब्जॉर्प्शन होना होता है वो रहता है H2O यानी कि वाटर। तो ये सारी बातें जो थी वो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में हमें याद रखनी थी। तो अब हम लोग और ज्यादा डिटेल्स में यहाँ एंटर करेंगे एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट फूड। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, देन हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फैट्स का एब्जॉर्प्शन हमारे पास आ जाएगा। फैट्स के बाद कुछ जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह होते हैं, बाइल सॉल्ट्स कह सकते हो आप, बाइल सॉल्ट्स का भी एब्जॉर्प्शन देखेंगे और वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन देखेंगे। कुछ ना कुछ इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट चलेगा। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट फूड्स में हम जिसको पढ़ने वाले हैं अभी वो रहने वाले हैं प्रोटीन्स। अब थोड़े डिटेल्स में जा रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस क्लासेस रही होंगी आज तक की उसमें आपने डिटेल में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन को, सिर्फ नॉर्मली हम लोग उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और वो इतना सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन अब थोड़ी डिटेल हमें पढ़नी होगी, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे BSc MSc स्टूडेंट्स हो या CSI या नेट स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मेनली अमीनो एसिड्स जो था हमने लास्ट में ये पढ़ा था जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे कि जब हम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो उसका जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है लास्ट में कौन सा बनता है, अमीनो एसिड्स का बनता है। तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स की बात हम लोग करने वाले हैं।
अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कैसे बने थे? जब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हुआ था इंटेस्टाइन के अंदर तो उससे बना था अमीनो एसिड, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द इंटेस्टाइनल कैपिलरीज। फिर उसके बाद वो एक पोर्टल वेन में एंटर करता है, जहां से उसको और कैरी करके जनरल सर्कुलेशन के थ्रू कैरी करके लिवर तक लेकर जाया जाता है। तो अमीनो एसिड्स का रास्ता कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो चीज हुई थी, एक तो हुआ प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, उसके बाद इंटेस्टाइन में हुआ वो, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया गया इसको। एब्जॉर्ब्ड लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन ही लिख देती हूँ, वैसे तो मैं इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए समझने के लिए। एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद पोर्टल वेन में एंटर करेंगे इनको, डाइजेशन एंड अमीनो एसिड फॉर्मेशन भी लिखना जरूरी है, प्रोटीन फॉर्म में नहीं हो रहा है ये सब। पोर्टल वेन में एंटर करेगा, जनरल सर्कुलेशन होगा इसका, जनरल सर्कुलेशन, और उसके बाद वो कहाँ एंटर करेगा? लिवर के अंदर एंटर करेगा। ये सारी चीजें याद रखनी है। सो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है यहाँ पर, सिंपल डिफिजन के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बहुत ज्यादा रैपिड होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत जल्दी से इनका एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है। और ये एक तरह से अगर हम बात करें जो सिंपल डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन में नॉर्मली कैसा होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो करते हुए डिफ्यूजन आराम आराम से होता है, लेकिन ये रैपिड है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी का यूसेज किया गया है जब भी कोई चीज रैपिड हुई होगी। अगर वो स्लो होती है तो वो डेफिनेटली सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन स्लोली होता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर होता है। लेकिन यहाँ पर अमीनो एसिड्स बहुत जल्दी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वहां पर एनर्जी का यूसेज हुआ होगा, एटीपी का यूसेज हुआ होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी थी। तो ये एक एविडेंस भी है कि जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज होती है उसमें प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं गट के अंदर, जिसमें विदाउट प्रीवियस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस टू अमीनो एसिड्स भी ये चीज देखी जाती है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोटीन्स जो है डायरेक्टली, ये प्रोटीन्स जो हैं और कुछ पेप्टाइड जो हैं वो भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोटीन को रुकना पड़ेगा, अमीनो एसिड में चेंज होना पड़ेगा फिर जाके ही वो इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब हो पाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि ये रैपिड और एक्टिव प्रोसेस है, हम किसी चीज की मदद से, एनर्जी की मदद से भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। इसलिए कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसी चीज होती है कि प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली भी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो स्टेटमेंट लिखना, देयर इज एविडेंस दैट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सम प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, कुछ प्रोटीन्स और कुछ पेप्टाइड्स मे बी एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द गट विदाउट प्रीवियस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस टू अमीनो एसिड। बिना अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हुए भी इनका एब्सॉर्प्शन हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल की बात करें, जो ट्रांसफर होता है होल प्रोटीन एंटीबॉडी का फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग इन मैटरनल मिल्क, वो इसी तरह से होता है। क्योंकि जो मदर मिल्क में होल प्रोटीन एंटीबॉडी होती है बेबीज के अंदर, तो वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है, एक तरह का प्रोटीन ही है वो चीज। तो प्रोटीन वहां पर बेबीज के अंदर अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि प्रोटीन डायरेक्टली ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो आप लिखेंगे फॉर इंस्टेंस द ट्रांसफर ऑफ होल प्रोटीन एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग इन मैटरनल मिल्क। ये आपको याद रखना है। तो एक एक्सेप्शन हमने यहाँ पर पढ़ लिया। एक्सेप्शन कहता है कभी कभी सम प्रोटीन्स, लिख देती हूँ, सम प्रोटीन्स एंड क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पेप्टाइड्स लिख लेते हैं। इतना सफिशिएंट होगा।
अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर बात की थी कि ये प्रोटीन जब अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये एब्जॉर्प्शन होता है इनका इंटेस्टाइन में। तो वो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये तो आपने ऊपर ऊपर से बात कर ली कि कुछ इस तरह से प्रोसेस होने वाली है, लेकिन अब बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है इन अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन का, अब हम वो देखेंगे। तो हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म में एक चीज होती है जिसको कहते हैं कैरियर सिस्टम। कैरियर सिस्टम बहुत जरूरी है, इसके बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक कैरियर सिस्टम हमें यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा। तो मैकेनिज्म में पहली चीज जो हमें लगेगी वो क्या होगी, कैरियर सिस्टम। और ये जो कैरियर सिस्टम होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। दो वेरी लिटिल इसके बारे में हमें पता है, जो प्रिसाइज मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हमें इतनी डिटेल्स नहीं पता, पर फिर भी 4 डिफरेंट कैरियर सिस्टम्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, जो कि अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कैरियर सिस्टम किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। और 4 तरह के कैरियर सिस्टम्स होते हैं, 4 तरह के। और 4 तरह के कैरियर सिस्टम्स अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स जो होते हैं, आपको पता होगा अमीनो एसिड 4 तरह के कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये 4 तरह के डिफरेंट अमीनो एसिड्स रहेंगे। तो इनको कैरी करने के लिए, इनको ले जाने के लिए, एब्जॉर्व करवाने के लिए भी 4 तरह के ही कैरियर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे कि अलग अलग तरह की चीजें उनको कैरी कर पाएंगी, उनके नाम हम देखने वाले हैं। तो 4 कैरियर सिस्टम कौन से हो जाएगी, एक किसके लिए, एक हो जाएगा फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड को अगर कैरी करना है तो उसका एक कैरियर सिस्टम हो जाएगा पहला। दूसरा फॉर एसिडिक अमीनो एसिड्स, थर्ड हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए, और फोर्थ हो जाएगी कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए। आई होप विजिबल होगा स्क्रीन पर प्रॉपरली, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये 4 कैरियर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। और लास्ट वाला जो ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सिस्टम होता है, ये जनरली 2 ही अमीनो एसिड्स को कैरी कर पाता है, एक होता है प्रोलीन और दूसरा होता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के अंदर मैं और नाम्स आपको स्पेशली बता रही हूँ, एक हो जाएगा प्रोलीन अमीनो एसिड और दूसरा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। इन 2 तरह के ही अमीनो एसिड्स को यहाँ पर कैरी कर पाता है ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड वाला कैरियर सिस्टम। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। तो ये सारी चीजों से ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं इनके अंदर कुछ ग्रेटर एफिनिटी देखने को मिलती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग एल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स देन डी स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ये जो पूरा कैरियर सिस्टम है, ये 4 तरह के कैरियर सिस्टम है, इनमें ये माना जाता है या देखा गया कि ये एल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स को ज्यादा अच्छे से या ग्रेटर एफिनिटी शो करते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए देन डी, यहाँ डैश लगा लेते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो जब मैं, अगर आपको अमीनो एसिड्स की डिटेल्स नहीं पता है, वैसे मैं बायोमोलिक्यूल्स बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी और उसके अंदर सारी डिटेल्स बताऊंगी कि ये एल स्टीरियो आइसोमर्स, डी स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। अमीनो एसिड की ही एक टाइप होता है, आप समझ सकते हो। तो इनमें ये देखा जाता है कि ये जो पूरा ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म ज्यादा एफिनिटी यानी ज्यादा अच्छे से या ज्यादा पसंद किसको करेगा, कहना चाहिए ट्रांसपोर्ट करना, तो वो हो गए एल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड। इनको ज्यादा शौक से वो ट्रांसपोर्ट करना पसंद करता है। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग एल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स देन डी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए जिसमें ये दिखाया गया कि जो पायरीडॉक्सल फॉस्फेट होता है वो डिराइव किया जाता है पायरीडॉक्सिन विटामिन से, जो कि यूजुअली रिक्वायर्ड होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो जिसकी जरूरत पड़ती है वो क्या होता है, पायरीडॉक्सल फॉस्फेट होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पायरीडॉक्सल फॉस्फेट। और ये पायरीडॉक्सल फॉस्फेट बनता कैसे है, ये क्यों रिक्वायर्ड है, पहले तो अच्छा ये लिख लेते हैं यहाँ पर। ये रिक्वायर्ड है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए रिक्वायर्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम, बनता किससे है, ये भी यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। तो बनता है पायरीडॉक्सिन विटामिन से।
ये इससे बनता है। ये बात क्लियर यहाँ पर हो जाती है। तो जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया गया है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये दोनों ही चीजें लगभग ब्रश बॉर्डर ऑफ लुमिनल सेल्स में ही की जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ साइमल्टेनियस सोडियम ट्रांसपोर्ट। लगातार एक सोडियम ट्रांसपोर्ट वहां पर चलता है जिसको सोडियम ग्रेडियंट कंसेप्ट भी कहते हैं। तो सोडियम ग्रेडियंट कंसेप्ट जो रहेगा, इसके अंदर दो चीजों का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है। एक तो होते हैं अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं ग्लूकोज। इन दोनों का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पूरा कंसेप्ट था, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हम देख रहे थे, किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो होगी कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा ज़्यादा डिटेल में रहेगा क्योंकि उसके अंदर हमें बेसिक मैकेनिज्म फॉर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन देखना होगा, एक प्रोबेबल मैकेनिज्म ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम किस तरह से करता होगा उसके एक डायग्राम के साथ देखना होगा, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखना होगा। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा होगी, तो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स इस वीडियो सेगमेंट में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे फैट्स के बाद आ जाएंगे बाइल सॉल्ट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आ जाएंगे। वो सब नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में ऑफकोर्स हम कैरी करेंगे। और फिर लास्ट में एब्जॉर्प्शन में जो चीज होती है वो रहती है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। लास्ट में बस वो चीज हमें यहाँ पर देखनी होगी, देन हमारा जो एब्जॉर्प्शन टॉपिक रहेगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी को पूरा डिटेल में देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना जरूरी होता है। हालांकि अगर नीट स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको इतना इस तरह से डिटेल में नहीं पूछा जाता, उनके लिए अलग तरह का थोड़ा कंसेप्ट रहता है। हालांकि